हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि। और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 10,000 जीके क्वेश्चन सीरीज का पार्ट नंबर 41, जिसमें हम टॉप 50 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। ये पूरी सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा इस पूरी सीरीज में आपको क्या क्या मिलेगा, क्या क्या इसके फीचर्स है, वो अब हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, ये है हमारा 10,000 क्वेश्चन का जीके जीएस का एमसीक्यू बैच, जो कि कम्प्लीटली रवि सर के नोट्स यहाँ पर हैं। इसमें आपको जीके जीएस का पूरा सिलेबस मिलेगा, कैसे आप जीके जीएस को करंट अफेयर से रिलेट कर सकते हो वो भी हम यहाँ पर समझेंगे। आपकी पीवाईक्यूज का डिस्कशन भी होगा एंड साथ ही में आपके एग्जाम में 95% से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको इन्हीं नोट्स और इन्हीं वीडियोस से देखने के लिए मिल जाएंगे। अब दो फीचर्स यहाँ पर ये है, अगर आपको ये पूरा बैच फ्री में अवेल करना है तो उसके लिए आपको विजिट करना है हमारे चैनल, दैट इज़ करंट अफेयर्स बाय रवि पर। लेकिन अगर आपको वीडियोस के साथ साथ इनके फ्री पीडीएफ नोट्स, अनलिमिटेड टेस्ट, साथ ही में बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के आप पूरी वीडियो को वन गो में फिनिश करना चाहते हो, रिकॉर्डेड वीडियोस को देखना चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको हमारा पेड बैच इसको ज्वाइन करना है। जैसे आप इसको ज्वाइन करोगे तो आपको एप्लीकेशन पर क्लासेस मिलेंगे विद डिटेल एक्सप्लेनेशन, सभी सब्जेक्ट्स कवर होंगे, एग्जाम ओरिएंटेड पूरा कंटेंट होगा, सभी पीवाईक्यूज का डिस्कशन होगा और आपका जो पूरा कंटेंट है वो बाइलिंगुअल फॉर्मेट में रहेगा, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। और इसके लिए आपको क्या करना है, आपको इंस्टॉल करना है एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तर मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय ये किस शहर में स्थित है? तो अगर हम बात करें इंडियाज नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन, इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा? तो इसका आंसर होगा क्या, प्रयागराज, जिसको पहले हम इलाहाबाद के नाम से जानते थे। तो इलाहाबाद का ही नया नाम है प्रयागराज, और यहीं पर आपको नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन का हेडक्वार्टर ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और अगर हम इसकी बात करें रेलवे में एट प्रेजेंट में कितने जो है यहाँ पे आपको क्षेत्र मिल जाएंगे, तो बेसिकली आपको 18 क्षेत्रों में से एक है ये उत्तर मध्य रेलवे क्षेत्र, और इसी का मुख्यालय आपको मिलेगा प्रयागराज में। और इसके अंदर जो एरिया यहाँ पे आता है तो उसमें आपको जैसे आगरा, झांसी, प्रयागराज, ये पूरे मंडल जो है वो उसके अंदर आते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि 1917 का चंपारण सत्याग्रह भारत के स्वतंत्रता संग्राम में गांधी की पहली बड़ी भागीदारी ये किस समूह के समर्थन में शुरू किया गया था? तो अगर हम बात करें कि जो चंपारण सत्याग्रह था जो हुआ था 1917 में, तो ये गांधी जी की पहली एक मेजर इन्वॉल्वमेंट थी किसी भी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में। तो आपसे पूछा गया कि किस ग्रुप को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे लॉन्च किया गया था, तो आपको यहाँ पे आंसर ध्यान रखना है, जो बिहार में जो नील किसान थे, यानी कि जो इंडिगो फार्मर्स थे ना बिहार में, तो उन्हीं को सपोर्ट दिखाने के लिए यहाँ पे शुरू किया गया था चंपारण सत्याग्रह। कब? 1917 में। हम सभी जानते हैं 1915 में गांधी जी लौटते हैं साउथ अफ्रीका से भारत में, उसके बाद में एक साल वो दौरा करते हैं और उसके बाद में 1917 में उनका आंदोलन होता है, कौन सा? दैट इज चंपारण सत्याग्रह। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। और इस पूरे मतलब जो ये इंडिगो फार्मर्स जो थे बिहार में, इसमें क्या मतलब इनको दिक्कत थी जिसकी वजह से ये जो चंपारण सत्याग्रह था इसकी शुरुआत यहाँ पे की गई थी? तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये जो आंदोलन है वो ब्रिटिश बागान मालिकों के द्वारा जो 3 कठिया प्रणाली थी ना, उसके तहत जबरन नील की खेती और शोषण के विरोध में ये पूरा जो है आंदोलन यहाँ पर था। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसमें जो जगह है दैट इज बिहार का चंपारण जिला, उसी के ही नील किसानों की बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, समस्या क्या थी? 3 कटिया प्रथा के तहत में जमीन का जो 3/20 हिस्सा था उस पर नील उगाना अनिवार्य था, जिस पर शोषण हो रहा था, और इसी को लेकर यहाँ पर ये जो पूरा सत्याग्रह था इसकी शुरुआत यहाँ पर की गई थी। अब कई बार एग्जाम में ये आता है कि भाई जो महात्मा गांधी जी थे उनको निमंत्रण किसने दिया था? तो एक यहाँ पे किसान नेता थे जिनका नाम था राजकुमार शुक्ला। तो उन्हीं के आमंत्रण पे जो हमारे ये हैं गांधी जी के आए थे और इन्होंने यहाँ पे इस सत्याग्रह की शुरुआत यहाँ पे करी थी। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्ट टैक्स? तो इसमें अगर हम बात करें वेट की, जिसकी फुल फॉर्म होती है वैल्यू एडिड टैक्स,
तो ये एक तरीके से प्रत्यक्ष कर यानी कि डायरेक्ट टैक्स नहीं है, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। और इसी को हिंदी में कहते हैं मूल्य वर्धित कर। तो अगर हम आउट ऑफ दीज ऑप्शंस की बात करें तो जो वैल्यू एडिड टैक्स है वो यहाँ पर एक प्रत्यक्ष कर नहीं है, ये एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना। और ये बेसिकली जो वस्तु और जो यहाँ पर अगर हम बात करें सेवा, उनके उपभोग पर उनके उत्पादन या फिर वितरण के विभिन्न चरणों में लगाया जाता था। हालांकि आज के समय में तो जीएसटी वगैरह आप लोग देखते हो, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। लेकिन अगर हम इन ऑप्शंस की बात करें तो इनमें से जो वैल्यू एडिड टैक्स है वो आपका एक डायरेक्ट टैक्स ना होकर एक इनडायरेक्ट टैक्स है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा कि किसी माध्यम का तापमान बढ़ने पर उसमें ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि व्हाट हैपन्स टू द स्पीड ऑफ साउंड इन अ मीडियम व्हेन इट्स टेम्परेचर इंक्रीज। तो जब टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करते हैं तो उस कंडीशन में किसी भी मीडियम में जो साउंड की स्पीड है उस पर क्या फ़र्क पड़ता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो ध्वनि की चाल है ना वो बढ़ जाती है, मतलब इट इंक्रीज। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। तो किसी भी माध्यम का तापमान अगर आप बढ़ाते हो, किसी भी अगर आप माध्यम का आप टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करते हो तो उस कंडीशन में जो यहाँ पे साउंड है ना, जो स्पीड ऑफ साउंड है वो क्या होती है, वो यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। और वो होती क्यों इंक्रीज, क्योंकि यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है ना, उच्च तापमान पर जो अंदर जो यहाँ पे अणु है ना उनकी जो गतिज ऊर्जा है, जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी इंक्रीज हो जाती है, जिस कंडीशन में जो स्पीड ऑफ साउंड है वो भी क्या होती है, वो भी इंक्रीज हो जाती है। तो ये आपने ध्यान रखना है। फिर क्वेश्चन होगा MS पावर पॉइंट 2019 में किसी फाइल को खोलने के लिए, ओपन डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट इस्तेमाल होता है। तो विच कीबोर्ड शॉर्टकट अलाउज यू टू ओपन द ओपन डायलॉग बॉक्स इन द MS पावर पॉइंट 2019 फॉर सेलेक्टिंग अ फाइल्स टू ओपन। तो किसी भी अगर हम बात करें फाइल को यहाँ पे ओपन करने के लिए किसका इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता था, तो आप लोगों को ध्यान रखना है Ctrl+O का, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, अगर किसी भी चीज़ को यहाँ पे क्या करना है, MS डॉक्यूमेंट में किसी भी फाइल को अगर आपको खोलना है, उसको ओपन करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, Ctrl+ जो है यहाँ पे ओ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आपको किसी चीज़ को सेव करना है तो आपको Ctrl+S करना होगा। अगर आपको प्रिंट आउट देना है तो आप क्या करोगे, आप करोगे Ctrl+P, राइट। अगर आपको कोई न्यू फाइल खोलनी है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, Ctrl+N आपको सेलेक्ट करना है। अगर आपको क्या करना है, किसी चीज़ को सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट ऑल करना है, तो आप क्या करोगे, Ctrl+A करोगे। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे शॉर्टकट्स होते हैं जिनकी वजह से आप क्या करोगे, आप जो है MS पावर पॉइंट में इनका इस्तेमाल कर सकते हो। तो O से आप ओपन करोगे, S से आप सेव करोगे, P से आपने प्रिंट करना है, N से कोई न्यू आप पावर पॉइंट की स्लाइड को खोल सकते हो, और A से आप लोगों को क्या करना है, आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये आप इसमें ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को स्वतः निलंबित कर देता है। तो अगर हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑटोमेटिकली सस्पेंड द फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसीज। तो इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है कौन सा आर्टिकल, दैट इज आर्टिकल 358। ठीक है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 358 राष्ट्रीय आपातकाल, जैसे कि बात करें किस में आता है, आर्टिकल 352, उसके दौरान में अनुच्छेद 19 के द्वारा दिए गए स्वतंत्रता के अधिकारों को स्वतः ही निलंबित कर देता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो प्रावधान है वो केवल युद्ध या फिर बाहरी आक्रमण या फिर इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जैसे उसके आधार पर घोषित कर सकते हैं। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है आर्टिकल 58 जिसके तहत में अनुच्छेद 19 जो है वो स्वतः ही यहाँ पे निलंबित हो जाता है। इसके अलावा आर्टिकल 359 के पास अगर आप जाओगे तो वहाँ पर क्या होगा, जो आपके अन्य मौलिक अधिकार है वो निलंबित हो जाते हैं, सिर्फ 20 और 21 आर्टिकल को छोड़कर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा और इसमें अगर हम समझे ना 352 क्या है, ये आपका राष्ट्रीय आपातकाल है, और 356 की बात करें तो ये राष्ट्रपति शासन है। ठीक है, और 360 की बात करें तो वो क्या होता है, वो होता है आपका वित्तीय आपातकाल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम के संदर्भ में पीसीबी का अर्थ क्या होता है। तो पीसीबी की बात करें, इसकी फुल फॉर्म होती है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, यानी कि
ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। तो पीसीबी का मतलब होता है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, तो उसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, यदि आई आपतन कोण है और आर अपवर्तन कोण है तो स्नेल के नियम के अनुसार कौन सा संबंध यहाँ पे सही है। ठीक है, तो इफ आई इज एन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड आर इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, विच रिलेशन इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ यहाँ पे कहता है दैट साइन आई यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ आर यानी कि रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या होगा, एक कांस्टेंट के होगा। ठीक है, तो उसमें कौन सा सही है, ये है ऑप्शन नंबर ए। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि चेन्नई बंदरगाह किस जल निकाय के किनारे स्थित है। तो अगर हम बात करें चेन्नई पोर्ट की, तो ये कहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा, तो चेन्नई पोर्ट आपको बंगाल की खाड़ी के पास में देखने के लिए मिल जाएगा, यानी कि बे ऑफ बंगाल। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। तो चेन्नई बंदरगाह बंगाल की खाड़ी यानी कि बे ऑफ बंगाल के किनारे स्थित है और ये भारत के जो पूर्वी तट पर तमिलनाडु में स्थित दूसरा सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है ना, और एक प्रमुख कृत्रिम बंदरगाह है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, चेन्नई बंदरगाह के बारे में किसके पास में, बे ऑफ बंगाल के पास में। आप देखोगे जैसे ये है इंडिया का मैप, तो इधर है आपका बे ऑफ बंगाल और इधर आपका क्या, अरेबियन सी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, एक ध्वनि तरंग में प्रति इकाई समय में एक बिंदु से गुजरने वाले संपीड़न या फिर विरलन की संख्या ये क्या दर्शाती है। तो व्हाट डज द नंबर ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन पासिंग अ पॉइंट पर यूनिट टाइम रिप्रेजेंट इन अ साउंड वेव। तो ये यहाँ पे दिखाती है किस चीज़ को, तो आप लोगों को ध्यान रखना है, ये यहाँ पर दिखाती है बेसिकली इसकी फ्रीक्वेंसी को यानी कि इसकी आवृत्ति को। अगेन ऑप्शन नंबर ए, तो एक ध्वनि के प्रति इकाई समय यानी कि जैसे कि अगर हम 1 सेकेंड माने तो उसमें एक निश्चित बिंदु से गुजरने वाले संपीड़न या फिर यानी कि कंप्रेशन और विरलन यानी कि रेयरफेक्शन, इसकी संख्या आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कहलाती है। तो इसमें जो है ऑप्शन ए आपको ध्यान रखना है। और आप फ्रीक्वेंसी को किससे मेजर करते हो, तो एक यूनिट यहाँ पे आते हैं दैट इज हर्ट्ज, तो ये फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। फिर भारत के द्वारा चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किए जाने के समय में निम्न में से कौन भारत के प्रधानमंत्री थे। तो हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया व्हेन इंडिया लॉन्च इट्स चंद्रयान 2 मिशन। तो उस समय पे जो भारत के यहाँ पर प्रधानमंत्री थे तो उनका नाम क्या था, तो ये हो जाएंगे हमारे देश के एट प्रेजेंट के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। और ये मिशन कब लॉन्च हुआ था, तो लॉन्च की तारीख थी 22 जुलाई सन 2019। ठीक है, तो 22 जुलाई 2019 को इसको लॉन्च किया गया था और उस समय हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे वो थे नरेंद्र मोदी। तो ये आपने ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि जीवन प्रत्याशा निम्नलिखित में से किसका संकेतक है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज एन इंडिकेटर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये है बेसिकली मानव विकास रिपोर्ट का यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट्स। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करें जीवन प्रत्याशा, तो ये मानव विकास सूचकांक जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं HDI, तो उसमें शामिल एक प्रमुख संकेतक है जो कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP के द्वारा सालाना प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट का हिस्सा है। ठीक है, तो उसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। और आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि इस बार HD इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, तो ये आपने मुझे कमेंट करके बताना है। और टॉप कंट्री कौन सी है, तो ये भी आप मुझे कमेंट करके बताओगे। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, निम्न में से कौन भारत में GST के अंतर्गत सम्मिलित कर नहीं है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टैक्स सबस्यूम्ड अंडर द GST इन इंडिया। तो अगर हम इसमें से बात करें कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो आंसर क्या होगा, आंसर इसमें होगा इनकम टैक्स, क्योंकि ये क्या है, ये एक आपका डायरेक्ट टैक्स है। इसके अलावा अगर हम बात करें जैसे सर्विस टैक्स, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, ये सभी आपके जो है GST के अंदर शामिल हो जाएंगे, लेकिन इनकम टैक्स इसमें शामिल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आयकर कर जो है ना एक तरीके से यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स है, जबकि GST क्या है, ये एक तरीके से अप्रत्यक्ष करों को यहाँ पे शामिल करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, निम्न में से कौन कमजोर वर्गों की श्रेणी के तहत में प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण के तहत में ऋण प्राप्त करने के लिए पात्र होता है। तो हु अमंग द फॉलोइंग अंडर द वीकर सेक्शन कैटेगरी आर एलिजिबल टू अवेल
लोन अंडर द प्रायोरिटी सेक्टर लोन। तो इसमें आते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। आप लोगों ने कई सारे SHG का नाम सुना होगा। तो जो स्वयं सहायता समूह होता है वो यहाँ पे एक तरीके से पात्र होता है ऋण प्राप्त करने को लेकर। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। तो ये गाइडलाइंस किसके द्वारा दी गई है? RBI के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। उसी के निर्देशानुसार वहाँ पे क्या है कि कमजोर वर्गों की श्रेणी के तहत में जो प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण है ना, उन्हें प्राप्त करने के लिए यहाँ पे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं वो पात्र होते हैं। तो उसमें आपको ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि निम्न अयस्कों में से किस में लोहे की मात्रा सबसे अधिक होती है, यानी कि अमंग द गिवन ओर्स विच वन हैज़ द हाईएस्ट आयरन कंटेंट। तो इनमें से सबसे ज़्यादा आयरन कंटेंट किस में मिलेगा? तो ये मिलेगा हेमाटाइट में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। तो लिमोनाइट की बात करें, साइड्राइट, हेमाटाइट और पाइराइट, इन तीनों में अगर इन चारों की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो आयरन कॉन्टेंट है वो आपको मिलेगा हेमाटाइट में। लगभग 60 से लेकर 70% का जो लोहे का प्रतिशत है वो आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएगा। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि निम्न में से किस लड़ाई में अहमदुल्ला शाह ने हेनरी लॉरेंस को हराया था? तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल डिड अहमदुल्ला शाह डिफीटेड हेनरी लॉरेंस? तो ये कौन सी लड़ाई थी? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, ये यहाँ पे लड़ाई थी चिन्हट की लड़ाई, यानी कि बैटल ऑफ चिन्हट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो ये कब हुई थी? तो बेसिकली ये जो पूरा युद्ध था वो 30 जून सन 1857 को लखनऊ के पास में चिन्हट में लड़ा गया था, और इसीलिए इसको यहाँ पे चिन्हट का युद्ध कहते हैं, जिसमें 1857 के विद्रोह के दौरान में अहमद उल्लाह शाह के नेतृत्व में क्रांतिकारी ताकतों ने ब्रिटिश सेना को यहाँ पे हराया था। तो नाम क्या है? चिन्हट की लड़ाई हुई कब थी? 1857 के अराउंड में। ठीक है, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है किस किस के बीच में, बेसिकली अहमदुल्ला शाह एंड साथ ही में ये हुआ था हेनरी लॉरेंस के बीच में, जिसमें हेनरी लॉरेंस की यहाँ पे हार हुई थी। फिर यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा कि UNHCR का तात्पर्य क्या है? व्हाट डज द UNHCR स्टैंड्स फॉर? तो इसकी यहाँ पे फुल फॉर्म होगी यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज। तो यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज यानी कि शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है, UNHCR, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज। और इसे जो है अगर हम बात करें UN शरणार्थी एजेंसी के रूप में भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1950 को स्थापित। ये जो एक प्रमुख यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका मुख्यालय आपको जेनेवा स्विट्जरलैंड में देखने के लिए मिल जाएगा। फिर यहाँ पे क्वेश्चन, निम्न में से किस गैस को स्ट्रेंजर गैस के रूप में हम लोग जानते हैं? तो विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज ऑल्सो नोन एज द स्ट्रेंजर गैस? तो स्ट्रेंजर गैस की बात करें आउट ऑफ दिस ऑप्शन, तो जो यहाँ पे जिनोन है ना, इसी को यहाँ पे हम जानते हैं स्ट्रेंजर गैस के नाम से। और इसे यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि जो ग्रीक शब्द है ना जनोन, इसका अर्थ होता है यहाँ पे अजनबी, और इसीलिए इसको यहाँ पे हम कहते हैं क्या? स्ट्रेंजर गैस के नाम से। ठीक है, स्ट्रेंजर कह लो, अजनबी कह लो, या फिर विदेशी। तो ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, और ये एक नोबल गैस भी है, वो भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये सारी ही नोबल गैस है। फिर आपका क्वेश्चन होगा, कोरडा रमना निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो अगर हम बात करें कोरडा रमना की, तो इनका संबंध है भारोत्तोलन से, यानी कि वेट लिफ्टिंग से। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो भारोत्तोलन से संबंधित है कौन? दैट इज कोरडा रमना। फिर यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा दैट शाह इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स ये कहाँ पर स्थित है? तो शाह इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स की बात करें तो ये आपको बेसिकली पश्चिम बंगाल वाला जो एरिया है वहाँ पर ये देखने के लिए मिल जाएगा। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। तो शाह इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स नाभिकीय विज्ञान में अनुसंधान 1940 में प्रोफेसर मेघनाथ जो शाह है ना, मेघनाथ शाह, उनके नेतृत्व में इसकी शुरुआत यहाँ पे की गई थी, और इसका मुख्यालय आपको जो है वेस्ट बंगाल वहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित में से किसकी खाद्य श्रृंखला में सबसे बड़ी जनसंख्या है, यानी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन अ फूड चेन? तो अगर हम बात करें आउट ऑफ दिस ऑप्शन, तो इसमें जो अपघटक होते हैं, जो डिकम्पोजर्स होते हैं, तो उनकी संख्या कि खाद्य श्रृंखला में सबसे ज़्यादा होती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है।
देखिए आज गला थोड़ा ख़राब हो रहा है, जिसकी वजह से कई बार जो है बीच में पॉज़ भी लग जा रहा है, क्योंकि बोलने में थोड़ी तकलीफ़ है इस वजह से, तो प्लीज़ कोऑपरेट विद अस। तो अगर हम बात करें किस चीज़ की कि खाद्य श्रृंखला में सबसे बड़ी जनसंख्या किसकी है, तो आंसर क्या होगा, यहाँ पर होगा डिकम्पोजर्स। हालांकि जो उत्पादक होते हैं, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, उनकी संख्या भी ज़्यादा होती है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू अगर हम बात करें अपघटक से, तो उनसे कम होती है। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों को उसमें ध्यान रखना है, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन सा विकल्प सबसे उपयुक्त रूप से ओबामा केयर का वर्णन करता है। तो ओबामा केयर का वर्णन सबसे ज़्यादा कौन करता है, तो यहाँ पे करेगा कौन, दैट इज योग्य चिकित्सा देखभाल, यानी कि अगर हम बात करें अफोर्डेबल जो है मेडिकल केयर, तो वह योग्य चिकित्सा देखभाल, तो इसका ये सही आंसर होगा। हम किसकी बात कर रहे हैं, ओबामा केयर की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ओबामा केयर यानी कि अफोर्डेबल केयर एक्ट का सबसे उपयुक्त वर्णन है क्या, दैट इज वहन योग्य चिकित्सा देखभाल। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि रण उत्सव ये किस राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है। तो रण उत्सव की बात करें, ये मनता है गुजरात में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। और बेसिकली जो वाइट रण ऑफ कच्छ है ना, वहाँ पर ये काफ़ी देखने के लिए मिलेगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे सही होगा। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है, खाद्य पाइप की भित्ति के संकुचन और विस्तार को डैश गति कहा जाता है, यानी कि द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ द वॉल्स ऑफ द फूड पाइप इज कॉल्ड डैश मूवमेंट। तो इसको यहाँ पर कहेंगे बेसिकली कौन सी मूवमेंट, दैट इज क्रमाकुंचन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पेरिस्टलिस, यानी कि ऑप्शन जो ए है वो आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है, यानी कि क्रमाकुंचन, जिसमें क्या होगा, जैसे फूड पाइप जो हम हमारा है उसका कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन, इसी को क्या कहते हैं यहाँ पे, क्रमाकुंचन। तो ये आपको उसमें रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा कि अर्थशास्त्र में यानी कि इकोनॉमिक्स में बहुत गहरी, लंबी और दर्दनाक मंदी को निम्न में से क्या नाम दिया गया है। तो इन इकोनॉमिक्स अ वेरी डीप लॉन्ग एंड पेनफुल रिसेशन इज कॉल्ड एज, तो इसको यहाँ पे नाम दिया गया है दैट इज अवसाद, यानी कि डिप्रेशन। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। तो अर्थशास्त्र में जो बहुत गहरी मंदी और दर्दनाक, यहाँ पे मंदी होती है उसी को यहाँ पे अवसाद या फिर डिप्रेशन का नाम दिया गया है। और ये मंदी रिसेशन की तुलना में अधिक गंभीर होती है, ठीक है, जिसमें आर्थिक गतिविधियां में भारी गिरावट होती है, अत्यधिक बेरोजगारी होती है और वर्षों तक चलने वाला ठहराव यहाँ पे शामिल हो जाता है, ठीक है। और इसको महामंदी या फिर ग्रेट डिप्रेशन के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्या होगा आंसर, दैट इज डिप्रेशन। इसके अलावा अगर हम बात करें आपको कोई भी पीडीएफ ई बुक को परचेज करना है, तो उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट जिसका नाम है www.ravibooks.pdf.com पर विजिट करना है। अगर आपको कोई भी बुक प्रिंटेड फॉर्मेट में घर पर मंगवानी है, तो उसके लिए आपको विजिट करना है www.raviditipublication.com पर। मोबाइल एप्लीकेशन के लिए आप इंस्टॉल कर सकते हो रवि स्टडी ऐप को, साथ ही में डेली करंट अफेयर के लिए आप फॉलो कर सकते हो करंट अफेयर्स बाय रवि को, एंड इंग्लिश मीडियम के चैनल के लिए आप फॉलो कर सकते हो रवि अदिति क्लासेस को, राइट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा कि सिलिकॉन आमतौर पर किस रूप में उपयोग किया जाता है। तो अगर हम बात करें सिलिकॉन की, तो इसे हम कॉमनली यूज करते हैं सेमी कंडक्टर के रूप में, यानी कि अर्धचालक के रूप में। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। तो सिलिकॉन आमतौर पर किस वजह से यहाँ पे इस्तेमाल होता है, एक अर्धचालक यानी कि सेमी कंडक्टर के रूप में। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। और ये जो आधुनिक जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स जो हमारे उपकरण है ना, उनका आधार होता है सिलिकॉन या फिर आप कह सकते हो सेमी कंडक्टर्स, क्योंकि इसकी जो विद्युत चालकता है वो जैसे तांबा और जैसे जो कुचालक है ना, जैसे कि रबर, इनके बीच में होती है। मतलब ना तो ये प्रॉपर कंडक्टर होते हैं, ना ये प्रॉपर इंसुलेटर होते हैं, इनके बीच के होते हैं, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके माने जाते हैं इस्तेमाल करने के लिए किसमें, जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स होते हैं। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के अंतर्ग्रही मिशन से संबंधित है। तो अगर हम बात करें विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू इंडियाज इंटरप्लेनेटरी मिशन, तो इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है किसके बारे में, दैट इज मंगलयान के बारे में। तो मंगलयान की बात करें, इसको हम मॉम मिशन के नाम से भी जानते हैं। भारत का मिशन था 2013 में 5 नवंबर को इसको जो है वो लॉन्च किया गया था, दैट इज मोम मिशन, जिसकी फुल फॉर्म थी मार्स ऑर्बिटर मिशन, ठीक है, मंगलयान।
तो ये एक तरीके से अंतर्ग्रही यानी कि प्लेनेटरी मिशन था। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि कंप्यूटर अनुप्रयोग में वर्कबुक मूल रूप से किससे संबंधित है। तो अगर हम बात करें वर्कबुक की, तो आप ये कहाँ पर देखते हो, तो इसका इस्तेमाल होता है MS एक्सेल में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। जब आप पूरा MS माइक्रोसॉफ्ट का पूरा ऑफिस सूट देखोगे ना, तो वहाँ पे जैसे MS वर्ड, पावर पॉइंट, ये सब होते हैं, तो उसमें से एक आता है यहाँ पे MS एक्सेल, जहाँ पे आपको वर्क बुक्स ये देखने के लिए मिल जाएगा, जिसमें रोज कॉलम्स ये सब होते हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि निम्न में से कौन भारत में बाघों की आबादी के लिए खतरा नहीं है, यानी कि विच इज नॉट अ थ्रेट टू द टाइगर पॉपुलेशन इन इंडिया। तो ऑप्शन है यहाँ पे रिडक्शन इन दी अवेलेबल प्रे, फिर है कनेक्टिंग वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स, फिर है कैटल ग्रेजिंग एंड फिर एक हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन। तो इसमें है कौन सा थ्रेट नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स को कनेक्ट कर दोगे तो वो कोई भी खतरा नहीं होगा किसी भी वन्य जीव के लिए। तो इसमें यही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। फिर निम्नलिखित में से कौन सी उत्कृष्ट गैस है, उत्कृष्ट यानी कि नोबल गैस है। तो आप देखोगे आउट ऑफ दीज ऑप्शन जो हीलियम है वो आपकी क्या है, वो आपकी एक तरीके से यहाँ पे जो है ये नोबल गैस है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। और नोबल गैस के एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जैसे कि आपका हीलियम हो गया, इसके अलावा नियोन है, फिर आपका क्रिप्टोन है, जिनोन है, रेडॉन है, ये सब आपके एग्जाम्पल है किस चीज़ के, दैट इज नोबल गैस के। नोबल गैस ग्रुप नंबर 18 में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, और ये निष्क्रिय होता है, किसी से भी यहाँ पे ये जो है केमिकल रिएक्शंस नहीं करते। आउटर मोस्ट शेल इनकी क्या होती है, कंप्लीट होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये है यहाँ पे नोबल गैस का पूरा कॉलम, सॉरी रो ग्रुप, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन एंड रेडॉन। राइट, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, विश्व में सबसे व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली जलवायु वर्गीकरण प्रणाली का नाम क्या है। तो विच क्लाइमेट क्लासिफिकेशन सिस्टम इज मोस्टली यूज्ड इन दी वर्ल्ड। तो सबसे ज़्यादा जिस क्लासिफिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल होता है उसका नाम है कोहपन क्लासिफिकेशन, यानी कि कोहपन का वर्गीकरण। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। तो विश्व में सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाली जो जलवायु वर्गीकरण की प्रक्रिया है या फिर जो एक तरीके से प्रणाली है, उसी को हम कोहपन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन के नाम से जानते हैं। ये एक रूसी जर्मन जलवायु विज्ञानी थे व्लादिमीर कोहपन, जिनके द्वारा ये पूरी प्रणाली यहाँ पे विकसित की गई थी। फिर यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन सी नस्ल जॉर्जिस कुवियर 1828 के द्वारा पहचानी गई 3 विशिष्ट मानव नस्लों में से एक नहीं है। तो अगर हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द 3 डिस्टिंक्ट ह्यूमन रेसेस विच इज आइडेंटिफाइड बाय द जॉर्जिस कुवियर इन 1828। तो इसमें आंसर क्या होगा, इसमें आंसर होगा यहाँ पे लैंड्रॉइड, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। तो इन्होंने यहाँ पे काकेशियन को आइडेंटिफाई किया था, निग्रोइड को आइडेंटिफाई किया था, मैंगलोर्ड्स को आइडेंटिफाई किया था, बस इसको आइडेंटिफाई नहीं किया था। तो इसलिए वही पूछा कि कौन सा नहीं था। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, भारतीय संविधान में कार्य की न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों को सुनिश्चित करने के लिए मातृत्व राहत के प्रावधान को निम्न में से किस एक के रूप में सौंपा गया है। तो अगर हम बात करें द प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ द वर्क एंड फॉर मैटरनिटी रिलीफ हैज़ बीन एंथ्रस्टेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज वन ऑफ द डैश। तो इसमें आंसर क्या होगा, एक तो इसमें ऑप्शन फंडामेंटल राइट, एक है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशंस एंड इकोनॉमिक राइट, फिर आपका DPSP और एक आता है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो इसमें आंसर क्या होगा, आंसर होगा इसमें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। और ये आपको किस पार्ट में मिलेगा, पार्ट नंबर 4 में मिलेगा। आर्टिकल की बात करें तो ये आपको बेसिकली यहाँ पे अगर हम बात करें 36 से लेके 51 के बीच में आपको ये पूरे जो आर्टिकल्स हैं वो आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। और अगर हम स्पेसिफिकली इस आर्टिकल की बात करें तो कौन सा है ये है आपका आर्टिकल नंबर 42। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, डैश के नवाब की पत्नी बेगम हजरत महल ने मई 1857 में लखनऊ में
किसका विद्रोह यहाँ पर किया था? तो बेगम हजरत महल द वाइफ ऑफ नवाब ऑफ डैश लेड द अपराइजिंग एट लखनऊ इन मई 1858। तो यहाँ पे आपको अवध की जो ये नवाब थे उनकी वाइफ हुआ करती थी बेगम हजरत महल। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, भारत के संविधान के तहत में अल्पसंख्यकों का जो हित है उनके संरक्षण, ये किसके अंतर्गत यहाँ पे आता है? तो अगर हम बात करें द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लाइज अंडर विच आर्टिकल? तो इसमें आपको आर्टिकल नंबर जो 29 है वो आपको ध्यान रखना है। तो आर्टिकल नंबर 29 जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा, जिसमें बेसिकली यहाँ पे जो अल्पसंख्यक है, जो माइनॉरिटीज़ हैं, उनके अधिकारों को लेके, उनके संरक्षण को लेके यहाँ पे बात की गई है। फिर है विंडोज 10 सिस्टम में ओपन एप्लीकेशन के बीच में स्विच करने के लिए निम्न में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट इसका इस्तेमाल किया जाता है? तो इसमें इस्तेमाल होता है ऑल्ट प्लस टैब का। जब आप इस की को इस्तेमाल करोगे उसमें क्या होगा? तो देखिए, अगर हम बात करें, अगर विंडो 10 सिस्टम में आपको किसी भी एप्लीकेशन को आपस में स्विच करना है, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे? आपको कीबोर्ड शॉर्टकट इस्तेमाल कर सकते हो, दैट इज ऑल्ट प्लस टैब का। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा कि 268 से 232 ईसा पूर्व के दौरान में किस मौर्य सम्राट ने अपने शिलालेख चट्टानों और खंभों पर खुदवाए थे? यानी कि विच मौर्यन एम्परर हैड his inscription engraved on the rock and pillars during his reign from 268 to 232 BC? तो इसमें आंसर होगा कौन? दैट इज अशोक। तो अशोक ने ही यहाँ पे अपनी जो शिलालेख है वो चट्टानों पर, खंभों पर यहाँ पे खुदवाए थे। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा कि सूर्य और अन्य तारों की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ द सन एंड अदर स्टार्स? तो इसमें जो सोर्स ऑफ एनर्जी है इन सभी का वो क्या हो जाएगा? वो होगा यहाँ पे नाभिकीय संलयन, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। दो प्रकार की प्रक्रिया होती है, एक होता है न्यूक्लियर फिजन, एक होता है फ्यूजन। तो अगर आपसे पूछे सूर्य में, अन्य तारों में कौन सी ऊर्जा होती है, कौन सी ऊर्जा का स्रोत होता है बेसिकली, तो आपको ध्यान रखना नाभिकीय संलयन के बारे में। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। इसमें होता क्या है? तो सूर्य के केंद्र में अत्यधिक तापमान और दबाव के कारण में हाइड्रोजन के नाभिक आपस में संयलित यानी कि फ्यूज हो जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे हीलियम का निर्माण करता है और जिसमें अपार मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। और ये प्रक्रिया जो है प्रति सेकंड भारी मात्रा में हाइड्रोजन को हीलियम में बदलती है, मतलब हाइड्रोजन जो है वो हीलियम में बदलता रहता है। ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पर जो आपके सूरज है, जो अन्य तारे हैं वो चमकते रहते हैं। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, कांग्रेस कार्य समिति ने जुलाई 1942 में डैश में भारत छोड़ो प्रस्ताव को अपनाया था? तो द कांग्रेस वर्किंग कमेटी अडॉप्टेड द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन एट डैश इन जुलाई 1942। तो बेसिकली ये हुआ था वर्धा में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। तो वर्धा में हुआ था ये 1942। डेट आपको ध्यान रख ईयर आपको ध्यान रखना है 1942, और डेट समझे तो 14 जुलाई की ये बात है। तो इसमें ही यहाँ पे वर्धा में महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो जो प्रस्ताव है ना, इसको यहाँ पे पारित किया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी विश्व में सबसे अधिक आबादी वाली है? तो सबसे अधिक आबादी वाली जो यहाँ पे नदी घाटी है, तो उसमें नाम आता है गंगा नदी घाटी का, यानी कि गंगा बेसिन का। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। तो विश्व में सबसे अधिक आबादी वाली जो नदी घाटी है वो है गंगा नदी घाटी, और ये क्षेत्र विशेष रूप से भारत और बांग्लादेश में है, और दुनिया की लगभग 7% आबादी यहीं पर निवास करती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा, जो यहाँ पे हेली धूमकेतु है ये आप कब दिखाई देगा? तो अगर हम बात करें हेली धूमकेतु की, हेली कॉमेट्स की, तो ये बेसिकली ये आप दिखाई देगा 2061 में, यानी कि ये ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। तो हेली का धूमकेतु अगली बार जुलाई 2061 में 2061 में पृथ्वी के आकाश में दिखाई देगा। ठीक है, और इसका अगला जो पेरिहेलियन है वो 28 जुलाई 2061 को होने का अनुमान है। तो ये इसमें ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर ए के बारे में। फिर यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा कि पृथ्वी की भूपर्पटी में प्रचुर मात्रा में
पाए जाने वाले तत्वों के संदर्भ में निम्न में से कौन सी धातु पृथ्वी की भूप्रकृति पर सबसे अधिक मात्रा में यहाँ पे पाई जाती है? तो विच विथ रेफरेंस टू अबेंडेंस एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबेंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट। तो इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है कौन से मेटल के बारे में, दैट इज यहाँ पे आपको ध्यान रखना है एल्यूमिनियम के बारे में। सबसे ज़्यादा कौन सा मिलेगा यहाँ पे? एल्यूमिनियम। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा 21 मार्च से 23 दिसंबर तक सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती है, जिसके कारण दिन और रात की लंबाई जो है वो बराबर होती है। तो इसे डैश के नाम से हम लोग जानते हैं। तो 21 मार्च टू 23 ऑफ सितंबर द सन रेज आर परपेंडिकुलर ऑन द इक्वेटर ड्यू टू विच लेंथ ऑफ द डेज एंड नाइट्स आर इक्वल। इसी पूरी प्रक्रिया को यहाँ पे कहा जाता है क्या? दैट इज कौन सा? इक्विनॉक्स। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा कि विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय ये कहाँ पर स्थित है? तो अगर हम बात करें विश्व आर्थिक मंच के मुख्यालय की, तो ये आपको जेनेवा स्विट्जरलैंड में देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आपको बी आपको ध्यान रखना है। और विशेष रूप से जो कॉलेग्री नाम की जगह है ना, वहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। स्थापना कब होती है? 1971 में। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे आपका क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन केवल उत्तल लेंस का उपयोग करता है? तो अगर हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग यूज ओनली कॉन्वेक्स लेंसेज, तो इनमें से जो माइक्रोस्कोप है, जो यहाँ पे सूक्ष्मदर्शी है, वही यहाँ पे उत्तल लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करता है, क्योंकि इसमें जो छोटी और बड़ी वस्तुओं को यहाँ पे, मतलब जो छोटी छोटी वस्तु होते हैं ना, उनको ये बड़ा करके यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली मैग्नीफाइड करके आप देख पाओगे, तो इन्हें कहते हैं यहाँ पे उत्तल लेंस। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा कि किसी व्यक्ति को भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने के लिए न्यूनतम कितनी आयु की आवश्यकता होती है? तो व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायरमेंट फॉर अ पर्सन टू बी इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो इसमें मिनिमम जो एज वहाँ पे चाहिए होते हैं वो है कंप्लीटेड 30 ईयर्स। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने के लिए एक व्यक्ति के लिए 35 वर्ष की आयु यहाँ पे पूरी करना अनिवार्य है। तो उसमें ऑप्शन नंबर डी आपको ध्यान रखना है। और ये इसका जो कार्यकाल होता है राष्ट्रपति का कितने टाइम का होता है? तो इनका कार्यकाल होता है 5 वर्षों के लिए। फिर जल शोधन में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो अगर हम बात करें जल शोधन में, वाटर की प्यूरिफिकेशन में, तो यहाँ पर इस्तेमाल होता है रिवर्स ऑस्मोसिस का, यानी कि आरओ का। आपने घर में भी सुना होगा आरओ पानी का, आरओ वाटर। तो इसमें हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा सूर्य के चारों ओर घूमने वाले छोटे छोटे चट्टानी टुकड़ों को क्या कहा जाता है? तो व्हाट आर द स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स दैट रिवॉल्व अराउंड द सन इज कॉल्ड एज? तो इसी को यहाँ पे कहा जाता है क्या? दैट इज, इन्हें कहते हैं हम उल्का पिंड यानी कि मेटेरॉइड्स। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखने हैं। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म यहाँ पे गलत है? कुछ आपका क्षेत्र दे रखे हैं, उनके फिर यहाँ पे घास के मैदान दे रखे हैं। तो अगर हम बात करें अर्जेंटीना की, तो अर्जेंटीना में आपको क्या मिलेंगे? यहाँ पे प्यारीज मिलेंगे? नहीं, आपको जो प्यारीज है वो बेसिकली आपको कहाँ पर मिलते हैं? अर्जेंटीना में तो आपको पंपास मिलेंगे। जो आपको प्यारीज है ना वो आपको मिलेंगे अमेरिका, बेसिकली जो नॉर्थ अमेरिका वाला पार्ट है वहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स है, मध्य एशिया में आपको स्टिपीज मिलेगा, दक्षिण अफ्रीका में आपको वेल्ट्स मिलेगा। तो हम यानी कि आपका ये ऑप्शन भी ठीक है, ये ऑप्शन भी ठीक है, ये ऑप्शन भी ठीक है। अर्जेंटीना में आपको मिलेंगे पंपास, ना कि प्रेरीज। और प्रेरीज आपको कहाँ पर मिलेंगे? नॉर्थ अमेरिका या फिर जो कनाडा वाला जो एरिया है वहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे होगा कि प्रसिद्ध जो जुलू जनजाति है वो किस देश से संबंधित है? तो जुलू ट्राइब की बात करें तो ये आपको दक्षिण अफ्रीका वाला जो रीजन है वहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। और ये दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा जातीय समूह है जो कि मुख्य रूप से काजुलू नताल प्रांत में निवास करता है। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। तो ये था आपका पूरा कंटेंट जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इसलिए अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। इसके अलावा
टेस्ट के कुछ क्वेश्चन हैं जिनका आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे होगा कि भारत के द्वारा चंद्रयान 2 के समय पे भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो उसका जो भी आंसर होगा वो आपने बताना है। सेकेंड क्वेश्चन है साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स ये कहाँ पर स्थित है। एंड थर्ड वन इज निम्नलिखित में से कौन सी उत्कृष्ट गैस यहाँ पर है, तो इसका आंसर भी आपने मुझे कमेंट करके बताना है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपको किसी भी इंग्लिश मीडियम की कोई भी वीडियो देखनी है तो आपको विजिट करना है रवि अदिति क्लासेस पर। साथ ही में अगर हम बात करते हैं बुक्स के लिए तो आपको विजिट करना है www.raviaditipublication.com पर। अगर हम बात करें पीडीएफ की तो इसके लिए आपको विजिट करना है www.ravibooks.pdf.com पर। साथ ही में अगर हम बात करें मोबाइल एप्लीकेशन के लिए तो आपको इंस्टॉल करना है रवि स्टडी ऐप। फिर बात करें इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हो बाय यूजिंग द नेम करंट अफेयर्स बाय रवि। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।